उज्ज्वला स्कीम पर मरकजी हुकूमत का बड़ा फैसला। काबीना ने इजाफी 75 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने का किया ऐलान। अगले 3 सालों में मुकम्मल हो जाएंगे कनेक्शन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर सदारत काबीना ने ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के फेज 3 को दी मंजूरी। फेज 3 तकरीबन 7,210 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा मुकम्मल। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के गांधीनगर से आयुष्मान भवा मुहिम का वर्चुअल तौर पर किया आगाज। मुल्क की 35 रियासतों में 1.5 लाख सेहत और फलाह बहबूद के मराकिज पर बनाए जाएंगे आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेले भी किए जाएंगे मुनक़िद और आयुष्मान गांव का भी किया जाएगा ऐलान। बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग आज। आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर किया जाएगा गौर। ऑपोजिशन इत्तेहाद पर बीजेपी का हमला तेज। पार्टी के तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि शरद पवार के घर एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी की है मीटिंग। हिंदुइज्म को खत्म करने के लिए इकट्ठी हुई 26 पार्टियां। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। पीएम मोदी की सदारत में आज मरकजी काबीना की मीटिंग हुई जिसमें कई अहम फैसले किए गए। काबीना की ब्रीफिंग के बारे में मालूमात देते हुए मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि काबीना ने इजाफी 75 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन फराहम करने का ऐलान किया है। अगले 3 सालों में खवातीन को उज्ज्वला स्कीम के तहत ये एलपीजी कनेक्शन मिलेंगे। एक तो आपको याद होगा, रक्षाबंधन और ओणम के त्यौहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने रसोई गैस के जो एलपीजी के सिलेंडर के दाम है उसको कम किया था। 1100 रुपये से कम करके 900 रुपये कर दिए, 200 रुपये कम किए। और जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उनको 900 पे भी 200 रुपये की और छूट जो सब्सिडी के रूप में मिलती रहनी थी। 9 करोड़ 60 लाख रसोई गैस के सिलेंडर अब तक दिए जा चुके हैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 75 लाख मुफ्त एलपीजी के कनेक्शन अब और दिए जाएंगे मांग को देखते हुए, ताकि गरीब और ज़रूरतमंद महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। और अगले 3 वर्षों तक 2023-24, 24-25, 25-26 इनमें 75 लाख कनेक्शन महिलाओं को मिलेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना ने ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के तीसरे मरहले को मंजूरी दे दी है। इसे तकरीबन 7,210 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। दूसरा निर्णय जो है वो ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज 3 को आज मंजूरी मिली है। और ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट के फेज 3 को लगभग 7,210 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। इन ई कोर्ट्स का उद्देश्य ऑनलाइन और पेपरलेस कोर्ट्स की स्थापना करना है, जिससे न्यायिक व्यवस्था को नागरिकों के लिए सुलभ, किफायती, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाया जा सके। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म मध्य प्रदेश में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखेंगे। ये जदीद तरीन रिफाइनरी तकरीबन 49,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जाएगी। ये तकरीबन 1200 KTPA किलो टन सालाना एथिलीन और प्रोपलीन पैदा करेगी, जो कि टेक्सटाइल और पेजिंग, फार्मा जैसे मुख्तलिफ शोबों के लिए एक अहम हिस्सा है। इस बड़े मंसूबे से रोजगार के मौके भी पैदा होंगे और इससे पेट्रोलियम के शोबे में छोटे कारोबारी इदारों की तरक्की को भी फरोग मिलेगा। प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम नर्मदापुरम जिले में बिजली और काबिल तजदीद तवानाई के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। इनके अंदर
इंदौर में 2 IIT पार्क्स भी शामिल हैं और इसके अलावा इसमें रतलाम में एक मेगा इंडस्ट्रियल पार्क और मध्य प्रदेश में 6 नए सनती इलाके शामिल हैं। वजीर-ए-आज़म मोदी कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। वजीर-ए-आज़म छत्तीसगढ़ में कई प्रोजेक्ट कौम के नाम वक्फ करेंगे। वजीर-ए-आज़म छत्तीसगढ़ में एक बड़े अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। हमारे नुमाइंदे अभिषेक सिंह ने रायगढ़ से रुकन पार्लियामेंट गोमती साई से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में आ रहे हैं। विकास की कई बड़ी परियोजनाओं को भी साथ में लेके आ रहे हैं। साथ साथ यहाँ पर एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हमारे साथ रायगढ़ की सांसद मौजूद है गोमती जी, हम उनसे बात करते हैं। मैडम, प्रधानमंत्री का रायगढ़ आना, इसके पहले भी आए हैं, अभी आना और इतने सारे विकास की परियोजनाएं साथ लाना कितना मायने रखता है इस पूरे जिले के लिए, छत्तीसगढ़ के? बड़ा हर्ष और उल्लास का विषय बना हुआ है। एक त्योहार की तरह मतलब रायगढ़ में हो गया है। आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ काम में लगे हुए हैं कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। ऐसा भाव लोगों के मन में पहले से ही है। लाखों की संख्या में लोग का आने की तादाद हम लोगों को पता है। और रही बात सौगात का, तो जहां मोदी जी आते हैं, आज पहले से मोदी जी के आने से पहले सौगात पहुंचा हुआ है। ट्रेन का विषय हो या फिर जल जीवन मिशन का हो या फिर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, जो काम छत्तीसगढ़ में दिख रहा है केंद्र सरकार का ही दिख रहा है और मोदी जी के आने से पहले सौगात आ चुका है। अभी गैस की सब्सिडी जो है उन्होंने और कम किया है, 200 रुपए। इसका कितना लाभ आपने यहाँ के क्षेत्र में देखा है? जो उज्ज्वला योजना में लाभान्वित है उनके लिए 200 ही नहीं, उन लोगों के लिए तो 400 छूट हो रहा है। तो ये बड़ा मतलब लोगों, मतलब महिलाओं के मन में बहुत बड़ा भाव जागा है। मोदी जी का कार्य एक एक व्यक्ति, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे 5 किलो चावल हो या फिर मतलब वैक्सीन हो, ये सारा चीज बहुत मायने रखता है। कोविड काल से तो ये सारा चीज छोटा बड़े भले लगता है लोगों के लिए, लेकिन ये बहुत बड़ा मदद है लोगों के लिए। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ के लोग जो यहाँ पे ग्रामीण लोग हो उनकी बात करें, शहर के लोग की बात करें, औद्योगिक क्षेत्र है रायगढ़ और ट्राइबल इलाका भी है, ऐसे में यहाँ के लोगों को काफी उम्मीद है कि मोदी जी के यहाँ पर आने से यहाँ पर विकास के साथ साथ छत्तीसगढ़ पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम और रोशन करेगा। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, रायगढ़। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने वर्चुअल तौर पर आयुष्मान भवा मुहिम का आगाज किया। इफ्तिताई तकरीब में सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया और वजारत सेहत और खानदानी बहबूद के सीनियर अफसरान ने भी वर्चुअल तौर पर शिरकत की। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत की तरफ से शुरू की गई आयुष्मान भवा मुहिम मुल्क गिर सेहत की देखभाल की एक जामे पहल है, जिसका मकसद मुल्क के हर गांव और कस्बे तक सेहत की देखभाल की खिदमात की ज्यादा से ज्यादा कवरेज फराहम करना है। ये बेमिसाल इक़दाम आयुष्मान भारत प्रोग्राम की कामयाबी पर उस्तवार है और सेहत की देखभाल की खिदमात में तब्दीली की निशानदही करता है। आयुष्मान भवा मुहिम पीएम मोदी की सालगिरह 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगी। प्रोग्राम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इस मुहिम का मकसद पूरे मुल्क में सेहत की खिदमात को यकीनी बनाना है। आयुष्मान भव जैसे सर्वसमावेशी पहल के लिए मैं डॉक्टर मनसुख मांडविया जी तथा उनकी पूरी टीम की बहुत सराहना करती हूँ। कोई भी व्यक्ति पीछे ना छूटे तथा कोई भी गांव पीछे ना छूटे, यानी 100% लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सके, ये लक्ष्य सही अर्थ में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारे देश को सफल बनाएगा। प्रोग्राम से खिताब करते हुए मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा कि लोगों को मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाएं और जांच की सहूलतें मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम को पूरी दुनिया की सेहत की फिक्र है। उन्होंने सभी से आयुष्मान भवा मुहिम में शामिल होने की अपील की। आयुष्मान भवा अभियान में एक महत्वपूर्ण स्तंभ आयुष्मान मेला है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और CHC स्तर पर आयुष्मान मेला का आयोजन किया जाएगा। देश के 160 लाख से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर हफ्ते में एक बार हेल्थ मेला लगाया जाएगा, जिसकी शुरुआत सेवा पखवाड़ा से हो रही है और
आगे चलता रहेगा। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सीएचसी तक जाकर मेडिकल कैंप लगाएंगे। ऐसी बहुत सारी सुपर स्पेशलिटी सर्विस के लिए लोगों को आज लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और बहुत पैसा का भी खर्च करना पड़ता है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में ये सारी सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज अब सीएचसी लेवल पर ही इस हेल्थ मेला के बाद लोगों को मुफ्त में अपने घर के नजदीकी ही मिलना चालू हो जाएगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात असेंबली में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। ये स्कीम असेंबली को डिजिटल बनाने और टैबलेट के जरिए मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी पर मबनी कार्रवाइयों में एमएलए की शिरकत को फरोग देने के मकसद से शुरू की गई है। इस स्कीम को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वन नेशन वन एप्लीकेशन के ख्याल पर नाफिज किया गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि इस एप्लीकेशन के इजरा से असेंबली के कामकाज में आसानी होगी। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के जरिए ये विधानसभा एक डिजिटल हाउस में बदल जाएगी। इस एप्लीकेशन के जरिए इस सदन के सदस्य देश के सदन और अन्य विधानसभाओं और विधान परिषदों के बेस्ट प्रैक्टिसेस को देख सकते हैं, उन्हें अपना सकते हैं। अपने आप से ये एक अत्यंत प्रगतिशील परिवर्तन है। इस परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए मैं भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय, गुजरात विधानसभा और गुजरात सरकार के सभी संबंधित व्यक्तियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। सदर जमहूरिया ने कहा कि डिजिटल होने के अलावा असेंबली माहौल दोस्त भी है। इस एप्लीकेशन पर ट्रेनिंग मकामी ज़बानों में दी जाएगी ताकि अवामी नुमाइंदों को आसानी हो। सदन की पूरी प्रक्रिया पेपरलेस होने के से पर्यावरण की सुरक्षा भी हो सकेगी। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि गुजरात विधानसभा सचिवालय ने प्रशिक्षण सामग्री गुजराती भाषा में भी उपलब्ध कराए हैं और इस भवन में ही नेवा सेवा केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण भी किया जा रहा है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने सप्रू हाउस लाइब्रेरी की तज़ीन व आराइश के बाद नई लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। सप्रू हाउस लाइब्रेरी मुल्क की कदीम तरीन लाइब्रेरियों में से एक है जो 1943 में कायम हुई थी। तेज बहादुर सप्रू जी के नाम पर बनाई गई ये लाइब्रेरी मुल्क की जदीद तरीन लाइब्रेरी है, जहां बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पर किताबों और जराइद का वसी सिलसिला मौजूद है। सप्रू हाउस लाइब्रेरी की तमाम खुसूसियात पर हमारे नामानिगार ऋषि कुमार ने लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन डॉक्टर नरेंद्र कुमार से बातचीत की। हम इस समय मौजूद हैं देश की जो पुरानी लाइब्रेरी है उनमें से एक लाइब्रेरी सप्रू हाउस लाइब्रेरी, जो कि करीब 80 साल पुरानी है। और इस लाइब्रेरी के नवीनीकरण का आज देश के उपराष्ट्रपति ने उद्घाटन किया। इस लाइब्रेरी के जो लाइब्रेरियन हैं वो हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। आज देश के उपराष्ट्रपति ने उद्घाटन किया है। सबसे पहले बताएं कि किस चीज़ का उद्घाटन किया और क्या उसमें खास था। सर, उपराष्ट्रपति महोदय जो है यहाँ पर जो इस लाइब्रेरी का जो रिनोवेशन हुआ है, जो नवीनीकरण हुआ है, उसका उद्घाटन करने के लिए आए थे आज हुआ जी। दूसरी, ये जो लाइब्रेरी है इसकी खासियत हमें बताएं, और चूँकि इतनी पुरानी लाइब्रेरी है और इसको लेकर जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में कितनी लोकप्रियता है, इसके बारे में प्लीज़ बताएं। सर, सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि ये एक स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरी है, क्योंकि नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर। तो इसमें जो कलेक्शन है वो स्पेशलाइज्ड कलेक्शन है, स्पेशली ऑन अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर, डिप्लोमेसी पर और आर्म न्यूक्लियर पॉलिसी और यूएन डॉक्यूमेंट। यहाँ पर ये लाइब्रेरी जो है यूएन डॉक्यूमेंट की डिपॉजिटरी है, तो एवरी डॉक्यूमेंट जो कि यूएन वाले पब्लिश करते हैं वो उसकी एक कॉपी यहाँ ज़रूर मिलेगी आपको। दूसरी खासियत है यूरोपियन यूनियन के सारे डॉक्यूमेंट यहाँ मिलेंगे। तीसरी खासियत है यहाँ पर 10,000 से ऊपर रेयर बुक हैं। रेयर बुक मीन कि जो 1951 से पहले पब्लिश हुई थी,
तो ये सारी खासियत। दूसरा, यहाँ पे हमारा स्पेशल कलेक्शन है हेरिटेज ऑफ डिप्लोमेसी, जिसमें हमारे जो एम्बेसडर रहे हैं बाहर, उनके द्वारा लिखी हुई किताबें या उनके द्वारा एडिट की हुई किताबें हमारे यहाँ रखी हुई हैं। एक आजकल हर लाइब्रेरी का डिजिटल किया जा रहा है, तो डिजिटलाइजेशन में आपकी लाइब्रेरी ने किस तरीके की उपलब्धि हासिल की है? सर, सबसे यूनिक उपलब्धि हमारी ये है कि हमारे यहाँ 1955 से लेके पेपर प्रेस क्लिपिंग है कि ऑल ओवर इंडिया आपको किसी भी लाइब्रेरी में नहीं मिलेगी, और जो प्रेस क्लिपिंग है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध या उससे संबंधित विषयों पर है, और 10 लाख क्लिपिंग हमने उनको डिजिटाइज कर दिया है, और जो 6 लाख बची हैं हम उनको प्रोसेस में उसको डिजिटाइज करने पे। तो लाइब्रेरी की खासियत यही है कि एक तो पुरानी है और हर चीज़ को अब ये नए रूप में यानी कि उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। खासियत यही है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ आकर इस बात से गौरवान्वित होते हैं कि उन्हें एक ऐसी लाइब्रेरी का सदस्य बनाया गया है जहाँ पर अधिकांश चीज़ें कम से कम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर उपलब्ध होती हैं। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और बीजेपी लीडर संबित पात्रा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आज मुंबई में शरद पवार जी के घर AHCC यानी कि एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है। इसमें 26 पार्टियां आज मीटिंग करेंगी, जिसमें हिंदुइज्म को खत्म करने पर बातचीत होगी। लेकिन इससे पहले ही इत्तेहाद में बाहमी कशीदगी की खबरें आ रही हैं। शरद पवार जी के घर पे AHCC एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी किस प्रकार से हिंदू धर्म को समाप्त किया जाए उसको लेकर 26 दल आज बैठने वाले हैं। मगर सुबह से ये भी देख रहे हैं कि आपस में खींचातानी, कोऑर्डिनेशन हो उससे पहले नॉन कोऑर्डिनेशन, नॉन कोऑपरेशन शुरू हो गया है। हरियाणा में सीट कैसे बटेगी, जेडीयू में क्या होने वाला है, अधीर रंजन चौधरी जी ममता बनर्जी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। डिसकोऑर्डिनेशन आरंभ हो गया है। बीजेपी लीडर संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस और उसके लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी सनातन की तौहीन पर मुसलसल खामोश क्यों हैं? मुल्क के अवाम गांधी खानदान और कांग्रेस को उनकी अकीदत से खेलने पर कभी माफ नहीं करेंगे। हिंदुस्तान की आस्था के ऊपर आक्रमण करते हुए सोनिया जी के कहने पर जब कांग्रेस पार्टी ने कहा भगवान राम तो है ही नहीं, उसी दिन हम समझ गए थे कि दिस इज नॉट अ डिजास्टर ऑफ स्टेटमेंट, दिस इज नॉट अ फुट इन माउथ डिजीज, दिस इज अ डिजाइन। आप सोचिए, जिस दिन भगवा आतंकवाद कहा गया, हिंदुओं को आतंकवादी कहा गया, जिस दिन राहुल गांधी ने कहा हमें सिम्मी से खतरा नहीं है, हमें हिंदुओं से खतरा है, दैट वाज नॉट अ डिजास्टर इन स्टेटमेंट, इट वाज अ डिजाइन। उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म को खत्म करना ऑपोजिशन का काम है और इसीलिए कांग्रेस और उसकी इत्तेहादी जमातें सनातन पर नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं। हर बीमार के प्रति संवेदनशीलता, यह हिंदुस्तान का धर्म है। और एक तरफ आप देखिए, हिंदू धर्म डेंगू है, हिंदू धर्म एड्स है, पूरे विश्व के लिए मेनेस है, इट्स अ वर्ल्ड मेनेस। अभी एक बहुत बड़े नेता जो ये एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं, कहा है कि हिंदू धर्म एक वर्ल्ड मेनेस है, इट्स अ वर्ल्ड मेनेस, इट शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द वर्ल्ड फोरम। और बीजेपी की मरकजी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग आज दिल्ली में होगी। आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के नामों पर इत्तेफाक राय होने के इम्कानात हैं। मरकजी इलेक्शन कमेटी में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी के सदर JP नड्डा शामिल हैं। और इससे पहले पीर को दिल्ली में एक मीटिंग हुई जिसमें नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के पार्टी सदर मौजूद थे। और इसलिए ये भी मुमकिन है कि आज होने वाली मीटिंग में मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों की नई फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। और पिछले महीने के शुरू में बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए 39 और छत्तीसगढ़ के लिए 21 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। तृणमूल कांग्रेस लीडर और मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पूछताछ के लिए बुलाया। अभिषेक बनर्जी एजेंसी के सामने हाजिर हुए और अब एजेंसी उनसे पूछताछ कर रही है।
एजेंसी ने तालीम भर्ती घपला मामले में पूछताछ के लिए उन्हें तलब किया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कोयला घपला और जानवरों की स्मगलिंग के मामलात में माजी में भी अभिषेक को कई बार तलब किया है और इससे पहले जून में जब प्राइमरी स्कूल नौकरी घपले में रकम के लेन देन की तहकीकात के सिलसिले में उन्हें नोटिस भेजा गया था, तो अभिषेक बनर्जी पंचायती इंतखाबात का हवाला देते हुए तहकीकाती एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे। केरला के कोझिकोड जिले में निपा वायरस के इन्फेक्शन से 2 लोगों की मौत के बाद अब एक 9 साल के बच्चे समेत 2 और लोग इस वायरस से मुतासिर हुए हैं। केरल के कोझिकोड में हाई अलर्ट जारी किया गया है। मामले की संगीनी को देखते हुए केरल हुकूमत ने कोझिकोड में एक कंट्रोल रूम कायम किया है और लोगों को एहतियाती तदाबीर के तौर पर मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। निपा वायरस की तस्दीक के बाद कोझिकोड में कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे और दरियासना मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा है कि केरल की रियासती हुकूमत की मदद के लिए पुणे के वायरोलॉजी समेत 3 मरकजी टीमों को वहां तैनात किया गया है। और आरएसएस की 36 ज़ैली तंजीमों की ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन मीटिंग 14 से 16 सितंबर तक महाराष्ट्र के पुणे में होगी। आरएसएस के ऑल इंडिया पब्लिसिटी चीफ सुनील अंबेकर और डॉक्टर परवीन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इत्तला दी। आरएसएस के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। सभी स्वयंसेवक जहां कार्य करते हैं, ऐसे संघ प्रेरित लगभग कई सारे संगठन हैं। ऐसे संगठनों की यहां पर कल से बैठक होने वाली है। संक्षिप्त में कहा जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से संघ प्रेरित 36 संगठनों की कल 14 सितंबर से 16 सितंबर तक पुणे में अखिल भारतीय समन्वय बैठक होने जा रही है। वैसे ये बैठक प्रतिवर्ष आयोजित होती है। पिछले वर्ष ये बैठक छत्तीसगढ़ रायपुर में आयोजित हुई थी। इनकम टैक्स महकमे ने टैक्स चोरी की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मुंबई में समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान और उनके कुनबे के अफराद और साथियों के मुख्तलिफ ठिकानों पर छापे मारे हैं। महकमा इनकम टैक्स की तरफ से मध्य प्रदेश और मुंबई के कुछ मकामात के अलावा उत्तर प्रदेश के रामपुर, सहारनपुर, लखनऊ, गाजियाबाद और मेरठ में तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। रामपुर में मुबैना तौर पर जौहर अली ट्रस्ट की रकम और रामपुर में जौहर अली इंस्टीट्यूट के लिए ली गई जमीन के मुबैना गबन के सिलसिले में आजम खान, उनकी अहलिया, उनके बेटे अब्दुल्ला खान और कुनबे के दीगर अफराद की जायदाद की जांच जारी है। और इससे कबल इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तहकीकाती टीम भी इस मामले में आजम खान के ठिकानों पर छापे मार चुकी है। बांग्लादेश की बहरिया के सरबराह एडमिरल एम नजमुल हसन इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। आज सुबह उन्होंने नेशनल वार मेमोरियल पर शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। और इसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल ने 18 रुकनी बीएसएफ टीम को दुनिया के 8वें बुलंद तरीन पहाड़ मनासलू को फतह करने के लिए रवाना किया है। इस टीम में 2 खवातीन कोह पीमा भी हैं जो 7 मरतबा कोह पीमा लबराज धर्मास्तु की क़यादत में टीम का हिस्सा बनी है। ये टीम 44 दिन में अपना मिशन मुकम्मल करेगी। हमारे नुमाइंदे धीरज कुमार ने इस 44 दिन के सफ़र के बारे में बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल से बात की है। बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत ही खुशी का पल है कि 2 महिला जवान एक्सपेडिशन का हिस्सा बनी। बिल्कुल, ये 8,000 मीटर से ऊपर का एक्सपेडिशन है जो अपने आप में काफ़ी कठिन होता है, लेकिन बीएसएफ की साहसी महिलाएं हैं और वो इसमें स्वेच्छा से सम्मिलित हुई हैं और वो सबमिट करके आएंगी। अगले महीने देखिए आपसे मिलेंगी तो आप उनसे बात करेंगे। ये जो पूरा का पूरा जो एक्सपेडिशन है ये कितने दिनों का है और इसमें क्या क्या लक्ष्य है, टारगेट क्या क्या रखा है जवानों ने? ब्रीफिंग के दौरान बताया गया
कि ये जो मनसुलु पीक है ये 8,163 मीटर ऊंची पीक है। इसको सबमिट करना है, उसके लिए पहले बेस कैंप बनाएंगे, फिर 4 स्टेज कैंप्स हैं, वो स्टेज कैंप्स बना के फिर फाइनली मौसम की अनुकूलता देखकर सबमिट अटेम्प्ट किया जाएगा। और लौटते में इनका मिशन ये भी है कि उस पहाड़ी क्षेत्र में, उस हिमालयन क्षेत्र में जो कचरा, जो ह्यूमन वेस्ट हम लोगों ने, जो हमसे पहले गए लोगों ने कुछ छोड़ा है, तो उसको साफ़ करके और उसकी जो स्वच्छता है उसको रिस्टोर करके उस कचरे को नीचे लाएंगे और उसको उचित तरीके से डिस्पोज करेंगे। इस एक्सपेडिशन के जरिए क्या सर मैसेज देने की आप कोशिश करेंगे? देखिए, मैसेज तो अपने आप के लिए होता है। ये मैसेज ये है कि ये एक चैलेंज होता है, एडवेंचर। तो उसका जो भी मैसेज है वो मैसेज है कि हम अपने आप को चैलेंज करते हैं, क्योंकि इतनी ऊंची पीक को स्केल करना आसान काम नहीं होता है। उसके लिए शारीरिक फिटनेस बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा मेंटल ट्रेनिंग और इच्छा शक्ति, और उसके साथ साथ टीम वर्क, ये सारी चीज़ें, और फिर साथ में स्किल का एक्वायर करना, ट्रेनिंग जो हम देते हैं, तो इन सब चीज़ों से हमारा जो है एक तरह का मनोबल भी बढ़ता है और पूरी बल में एक संदेश जाता है, सबका मनोबल ऊंचा होता है उससे। बीएसएफ का पर्वतारोहण में गौरवशाली इतिहास है और अपने इस इतिहास को दोहराने के लिए एक बार फिर बीएसएफ की टीम एक्सपेडिशन के लिए निकल पड़ी है। कैमरामैन योगेश के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। और खेल की खबरों में हिंदुस्तान की तनिषा क्रास्टो और अश्वनी पुनप्पा की जोड़ी हांगकांग ओपन बैडमिंटन मुकाबले के खवातीन डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गई है। हिंदुस्तानी जोड़ी का बेहतरीन खेल मुकाबले के दूसरे राउंड में देखने को मिला। एक सनसनीखेज मुकाबले में हिंदुस्तानी जोड़ी ने चाइनीज ताइपे को 21-19, 21-19 के फर्क से शिकस्त दी और मुकाबले के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।